नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9 इकोनॉमिकम के ताजा संस्करण में आपका बहुत स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी भी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। अंशुमान जी से आज के अर्थात पर मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले आपको बताता हूं आज इकोनॉमिकम में क्या खास होगा। तो सबसे पहले तो हर बार की तरह अर्थात होगा, फिर आपके सवालों के जवाब होंगे, इसके बाद आपकी इनकम की बात होगी, किस्तों के सिक्के की झलक हम देखेंगे और चलते चलते एक खास वेब सीरीज के बारे में हम आपको बताएंगे जिसे अंशुमान जी आपको बता रहे हैं इस हफ्ते देखने के लिए। अब सवाल कि आज के अर्थात का विषय क्या है, सबसे बड़ा सवाल। तो आज के अर्थात का विषय एक ऐसा मुद्दा है जो सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। आप चाहे किसी भी आय वर्ग में आते हो, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप में आते हो, लेकिन ये मुद्दा आपसे जुड़ा है। मुद्दा है बचत का। आप किसी भी आय वर्ग में आते होंगे, थोड़ी मोटी बचत करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचत करना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके देश के लिए, आपकी सरकारों के लिए भी ज़रूरी है। वे चाहती हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत करें। अब आप सोच रहे होंगे, यार बैंक हमारे, बीमा हमारा, बचत हमारी, छोटी योजनाओं में रखा पैसा हमारा, फिर हमारी कमाई या हमारी बचत से सरकार का क्या वास्ता। तो आज के अर्थात में आपको मिलेंगे बचत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब। कौन से बड़े सवाल होंगे, सबसे पहले आप ये देखिए। तो आज आपको 5 बड़े सवालों के जवाब मिलेंगे इकोनॉमिकम में। पहला सवाल, बचत जरूरी क्यों है, आपके लिए, देश के लिए, सरकारों के लिए। दूसरा सवाल, कितना बचाता है भारत और कैसे बचाता है, यानी कि वो बचत जो है वो रखी कहां है। तीसरा बड़ा सवाल, बचत के सामने हमारी देनदारियों की क्या स्थिति है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैंक अकाउंट में जमा है 5,000 और पर्सनल लोन चल रहा है 5 लाख का, तो हमारी देनदारियों की क्या स्थिति है, बचत। चौथा बड़ा सवाल, हमें अपनी बचतों की फिक्र क्यों होनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए ये, और हम ज्यादा बचत करें, क्या सरकारें इसके लिए कुछ कर सकती हैं। भाई ये सवाल और ज्यादा मौजूद इसलिए हो जाता है क्योंकि बजट अब कुछ ही दिन दूर है। तो क्या अगर सरकारें चाहें तो बजट में क्या वो कुछ ऐसा कर सकती हैं, या सरकारें क्या कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे हम और आप ज्यादा प्रोत्साहित हों बचत करने के लिए। क्योंकि ये तो आप पहले ही कह रहे हैं कि बचत सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते, आप अपनी सरकारों के लिए, अपने देश के लिए भी करते हैं। तो सरकारें क्या कर सकती हैं, ये भी अंशुमान जी से पूछेंगे। सर, पहला सवाल, सीधा सवाल, बचत जरूरी क्यों है। इकोनॉमिकम के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। बचत क्यों ज़रूरी है ये बताना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि बचतें करना भारत के लोगों की आदत में और स्वभाव में है। हम बचतों को आज कुछ दूसरे संदर्भों में आपके सामने चर्चा करने के लिए लाए हैं और बताने के लिए लाए हैं। एक संदर्भ शुभम ने आपको बताया कि बजट आने वाला है, आप बचत करते रहें और आपसे बचत कराई जाए, ये सरकारों के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, इसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ ये सवाल उठाने की भी कोशिश करेंगे कि क्या भारत की सरकारें आपकी बचत को लेकर फिक्रमंद हैं भी या नहीं, वे चाहती भी हैं कि आप बचत करें या ना करें। और इस सवाल का जवाब हम शुरू करते हैं अपने ताजे पर्सनल फाइनेंस सर्वे से जो हमने अभी किया। मनी 9 ने अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे में देश के 31,000 परिवारों से ये पूछा कि वो हर महीने अपनी मासिक कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं। जवाब आया कि करीब 50% परिवारों के पास उनकी मासिक आय के 10% से भी कम बचत उपलब्ध है। आपको पता हो कि भारत का सबसे बड़ा और ताज़ा पर्सनल फाइनेंस सर्वे है जिसमें हमने बहुत सारी इंसाइट लोगों की बचत और वित्तीय ज़रूरतों के बारे में सामने रखी हैं जो मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध है। ये सवाल हमने क्यों पूछा शुभम, हमने इसलिए पूछा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि हज़ारों लोग शहरों से पैदल चलकर अपने गाँव चले गए थे। रोजगार टूटने के बाद उनके पास 7 दिन और 15 दिन की बचतें भी उपलब्ध नहीं थीं कि वो शहरों के बीच में रह सकें। और एक अजीब किस्म की परिस्थिति हमने भारत में देखी और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंटरनल माइग्रेशन देखा, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवास देखा जो एकमुश्त सामने आया था। और उस प्रवास की जड़ में कोविड का डर नहीं था, उस प्रवास की जड़ में जेब में बचत ना होना था। कोविड तो उसके बहुत बाद आया, कोविड का प्रभाव सीमित रहा, कुछ पर हुआ कुछ पर नहीं हुआ, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा डर था वो लोगों की जेब में बचत ना होना था कि अगले 1 हफ्ते तक वो इन शहरों में जहां वो काम कर रहे हैं वो जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे। और इसलिए उस भय ने लोगों को परिवारों के साथ, बच्चों के साथ लंबी यात्रा पर पैदल घरों की तरफ भेज दिया, जबकि उस समय सारे साधन बंद थे। शुभम, जो सवाल सर हमने पूछा पर्सनल फाइनेंस सर्वे में, वो सवाल सरकारों को भी पूछना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हमारे पास पर्याप्त बचत है या नहीं, इससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार क्यों सवाल पूछे। सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार को पहाड़ जैसा फ़र्क पड़ता है आपकी बचत से, और पड़ना चाहिए। हमारी बचत ना हो तो सरकारें कंगाल हुई खड़ी हैं। आप सामने एक आंकड़ा देखिए अपनी स्क्रीन पर। भारत सरकार भारत में जितने लोग बचत करते हैं उसका 50% हिस्सा सरकारों के पास जाता है।
और ये 50% हिस्सा आप ना दें सरकारों को मौजूदा व्यवस्था के तहत, तो सरकारों के लिए काम चलाना बंद हो जाएगा। इसको दूसरे तरह से समझें कि 50% हिस्सा अगर बाहर निकल आए सरकारों के कब्जे से, तो कितना पैसा बाकी एसेट्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा, ये एक दूसरा पहलू है, इस पर हम आगे बात करेंगे। सरकारों जिस हम बड़े टैक्स का सवाल उठाते हैं भारत में जीएसटी में भारी होने का सवाल उठाते हैं, इनकम टैक्स जिसको बहुत कम लोग देते हैं उसका सवाल उठाते हैं, वो सरकारी खर्च की जो पूरी भट्टी है उस पर पानी फेंकने जैसा है, थोड़ा सा 2-4 पानी की छींटों जैसा है। सरकारें कर्ज पर चलती हैं और वो कर्ज हमारी बचत के तौर पर पहुंचता है। बचत हमारे लिए ज़रूरी है तो हमें पता है, लेकिन हमें बचाने के मौके देना सरकार की मजबूरी है, और ये बात समझना इस समय, इस दौरान जब हम मंदी की तरफ खिसक रहे हैं, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, अच्छी नौकरियों की भी कमी हो रही है, असंगठित क्षेत्र की तो नौकरियां जा ही रही हैं। ये फार्मूला समझना ज़रूरी है कि आपकी बचत जितनी आपकी फिक्र है उतनी ही बड़ी फिक्र सरकार की बचत की, और इस फार्मूले को समझने के लिए हमें थोड़ा आगे तक जाना पड़ेगा ताकि हम जान सकें कि बचतों का नया अर्थशास्त्र भारत में क्या है, और ये बचतों का नया अर्थशास्त्र समझकर हमें अपने बचाने के लिए शायद कुछ नए सूत्र मिल जाएंगे। बचत जरूरी है, ये हमें पता है। तो इस फार्मूले को आगे समझने के लिए हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि बचत सरकारों के लिए क्यों ज़रूरी है। जब से हम जीडीपी पर हमने चर्चाएं शुरू की हैं, खासतौर से पिछले 2 दशकों से हम जीडीपी पर चर्चा करते हैं, और हमसे ये कहा जाता है कि डिमांड होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए बाजार में, क्योंकि हमारे जितने भी आर्थिक आकलन हैं वो खपत के, खर्च के, मांग के आंकड़ों को पीसते हैं। वो हम भी आपके सामने अपनी चर्चाओं में लेकर आते हैं और पीसते हैं, और आपको बताते हैं कि डिमांड क्यों ज़रूरी है। हमारी पूरी तरक्की इस बात से पहचानी जाती है, इस बात से चीनी जाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग कितनी है, लोग कितना खरीद रहे हैं। लेकिन जब महंगाई आती है ना शुभम, तो फिर खपत की दाल खट्टी हो जाती है, और जब महंगाई आना शुरू होती है तो खपत टूटना शुरू होती है, मांग कम होना शुरू होती है। इस त्यौहार हमने देखा कि भारत में सस्ती कारें नहीं बिकी, बाइक्स नहीं बिकी, गाँव में सामान नहीं बिका, शॉपिंग मॉल्स खाली पड़े रहे। तो जब महंगाई आती है तब इस साल तब हम बचत के आंकड़े को करीब से देखने की कोशिश करते हैं, और यही वो वक्त होता है जब बचत पर चर्चा करते हैं। इस साल अगर आप भारत की खपत के आंकड़े को देखें, जिसके बाद हम बचत को करीब से समझ पाएंगे, तो महंगाई मिलाकर बीते साल की पहली तिमाही में, तब पहली तिमाही तक के आंकड़े हमारे पास हैं, उनमें भारत की खपत में करीब 40% की बढ़ोतरी दिखाई दी। लेकिन अगर आप महंगाई अलग कर दें तो ये बढ़ोतरी केवल 26% की दिखाई देती है। यानी लोग पिछली तिमाही में अगर 100 रुपये खर्च कर रहे थे तो उसमें 26% हिस्सा महंगाई का मौजूद था। यानी महंगाई के कारण लोगों की खर्च से मांग नहीं बढ़ी, बल्कि उनका खर्च ज़्यादा बढ़ गया, जो कीमतें बढ़ने के कारण था। और इसका सीधा मतलब था कि या तो उन्होंने कम बचाया और या उन्होंने अपने खर्च में कमी की, क्योंकि मांग में कमी के संकेत हमें बाजार में मिलने लगे। अब अर्थशास्त्र के जो पुराने नियम हैं, जो मैक्रो इकोनॉमी के पुराने नियम हैं, वो ये कहते हैं कि जब किसी देश की प्रगति की रोटी तवे से उतरने लगे या जलने लगे, सही ना बने, तब हमें ये देखना चाहिए कि वो देश बचा कितना रहा है, क्योंकि खपत तो टूट गई। महंगाई के कारण लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं, रोजगार और कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो बचत कितनी कर रहा है, क्योंकि वो बचत ही है जो बाद में निवेश में बदलकर अर्थव्यवस्था में रोजगारों को और मांग को बढ़ाएगी। और अब इस स्थिति में भारत के परिवारों की बचत के जो ताजे आंकड़े, ठीक बजट से पहले ताजे आंकड़े हमारे पास आते हैं, बजट से पहले उन्हें करीब से देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। चलिए, अंशुमान जी ने कहा कि ग्रोथ की रोटी जब गोल ना बने तो बचत को देखना चाहिए। ग्रोथ की रोटी तो हमारे यहाँ भी गोल नहीं बन रही है। अभी हमने देखा जीडीपी के आंकड़े आए, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन था कुछ सेक्टर्स में। रोजगार हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे नहीं है, बेरोजगारी चरम पे है। तो हमारे यहाँ भी बचत की क्या स्थिति है, ये देखते हैं। सर, तो दूसरा बड़ा सवाल, कितना बचाता है भारत? कितना बचाता है भारत से हमें जब इस समय महंगाई और खपत और टूटी हुई है, तब हम जो ताजे आंकड़े देखते हैं, एक तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है, रिजर्व बैंक का ये ताज़ा आंकड़ा है। उस आंकड़े को हम खोल कर पढ़ते हैं तो हम आपको इस आंकड़े का तिलस्म समझाते हैं। इस आंकड़े में किस तरीके का तिलस्म छिपा हुआ है। 2021 में परिवारों की बचत जीडीपी के 16% पर पहुंच गई। रिकॉर्ड बढ़ोतरी थी। 2021 में लॉकडाउन थे, बंद था, लोग खर्च नहीं कर रहे थे, जो पैसे बैंक में पड़े थे वो बैंक में पड़े रहे, खपत थी नहीं।
कमाई बचतों में बनी रही और बैंकों के पास इतनी बचत हो गई, खासतौर से उसमें बैंकों के पास जमा इतनी बढ़ गई कि बैंकों के पास उस समय इसके इस्तेमाल की समस्या दिखाई दी। लेकिन 2022 में जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, हम उस चार्ट पर दोबारा आते हैं और चार्ट स्क्रीन पर हम अनुरोध करेंगे कि बार बार दिखाया जाए। 2022 में जब लॉकडाउन खत्म हुए तो एकदम भारत की वित्तीय बचतें टूट कर 0.8% पर आकर गिरी। अगर आप ध्यान से इस आंकड़े को करीब से देखें, 16% से 0.8% का, यानी जो बढ़ोतरी हमें 12 से 16 के बीच में दिखाई दी थी 12% का फिनेंशियल सेविंग्स का, वो 11% के आसपास आ गई और ये स्तर 2020 से नीचे का है। यानी जब हम कोविड से बाहर निकलकर खड़े हुए तो हमारी जेब में उतनी बचतें थी नहीं जितनी बचतें कोविड से पहले हमारे सामने हमारे पास उपलब्ध थी। सर चलिए, ये तो आपने बताया कितना बचाता है भारत, बचतें गिरी, समझ में आया। कोविड के बाहर जब हम निकले तब उतना पैसा नहीं था जो कोविड से पहले था। अगला बड़ा सवाल ये कि बचत रखता कहाँ है? गुल्लक से रखता है, बीमा में रखता है, रखता कहाँ है भारतीय बचत? तो ये जो बचतों का आंकड़ा हमारे पास रिजर्व बैंक का आया, इसमें एक महत्वपूर्ण सबक था और उसी से हम अगले संदर्भ को समझ पाएंगे शुभम, कि कोविड के बाद लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, लोगों ने बचतें तोड़ी, महंगाई के कारण उनकी ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ी। इसलिए जब कोविड के बाद वो वापस बाजार में गए तो उन्होंने बचतों का पैसा एकदम निकाल लिया और इसलिए भारत की बचत दर 16% से घटकर 11% के नीचे आ गई, जो कि सामान्य दिनों में 12% के आसपास रहती थी। और ये संकेत है, जिस संकेत की छाया में हमें भारत के बचतों का बिल्कुल बदला हुआ अर्थशास्त्र, कोविड के बाद भारत के बचतों का पूरा अर्थशास्त्र बदल जाता है, उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। और तब हम बचत के भीतर उतर कर ये जानने की कोशिश करते हैं। रिजर्व बैंक ने जो आंकड़े हमें दिए हैं, वो उनकी संख्याएं जो बताई, उनमें कई सारी परतें हैं, इनको हम खोलने की कोशिश करते हैं। महामारी के दौरान और महामारी के बाद भारत के परिवारों की बचत का तौर तरीका भी बदल गया और ये तौर तरीका हम वैसा नहीं देखते हैं जैसा कि कोविड से पहले के दिनों में था। कुल वित्तीय बचतों में, अब फिर हम उस आंकड़े पर वापस आएंगे, रिजर्व बैंक की उस तस्वीर को फिर से देखेंगे। भारत की कुल वित्तीय बचतों में डिपॉजिट्स का हिस्सा तेजी से टूटा है, यानी बैंक जमा में रखे हुए जो पैसे थे वो बहुत तेजी से गिरे। 21 और 22 के आंकड़े को अगर आप देखें तो 2022 में लोगों की कुल बचत, 2020 में कुल बचतों में इसका हिस्सा करीब 36% था, अब 2022 में 27.2% रह गया। यानी बैंकों में जहां हमें मानते थे कि लोग सबसे ज़्यादा पैसा पार्क करते हैं, वहां से पैसे वापस निकले और बाहर निकले। वो बाजार में मांग के तौर पर नहीं आया। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पैसा अगर बाहर आया होता और पेंटअप डिमांड आई होती, जिसका जिक्र हम शुभम लगातार पिछले 2 साल से भारत में सुन रहे हैं कि लोग तो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने तो खर्च अपने हाथ में रोक कर रखा हुआ है और जैसे ही कोविड लॉकडाउन खुलेगा लोग झोला उठाकर खरीदने के लिए निकल पड़ेंगे। ऐसा कुछ बाजार में नहीं हुआ, जो हमने अमेरिकन या यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई की वजह के तौर पर देखा था। डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं शुभम, बचत के संदर्भ में, बचत के कॉन्टेक्स्ट में, रिजर्व बैंक के बचत के आंकड़ों के संदर्भ में, तो इसमें सरकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और जो नॉन बैंक डिपॉजिट्स आते हैं, इनका पूरा जो परिवार है वो डिपॉजिट्स के तौर पर आता है। ये आंकड़ा हमें ध्यान रखने वाला है कि आंकड़ा जो आरबीआई ने ताजा आंकड़ा दिया है, ये ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पहले का, यानी ब्याज दरों में बढ़ोतरी अभी शुरू होती है। अब इससे क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत हमें ये मिल रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन खुले, जैसे ही लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, उन्होंने खर्च की ज़रूरत के कारण बचतें निकाल ली, क्योंकि नौकरियां नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बचतों को तोड़ना शुरू किया और बचतों के आधार पर खर्च करना शुरू कर दिया। उस दौरान बचतों पे कोई खास रिटर्न भी नहीं था। अब बचतें धीमे धीमे ब्याज दरें महंगी होने के कारण, कर्ज महंगा होने के कारण थोड़ा बेहतर रिटर्न देने की स्थिति में आई है और यही वजह है कि बीते 6 महीने में बैंकों के बीच बचत जुटाने की होड़ लगी हुई। हमने ये देखा कि पिछले 6 महीने में बैंकों ने फेस्टिवल सीजन, तिरंगा योजना, दीपावली उपहार योजना, पहली बार हमने कई दशक में ऐसा 10-12 साल पहले, 15 साल पहले या और पहले बैंकों में जमा के लिए आमंत्रित करने के बोर्ड लगाए जाते थे। बैंक तो पिछले 7-8-10 साल से केवल कर्ज देने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार बैंकों ने घोषित तौर पर दबाव बनाकर बचतें लाने की कोशिश शुरू की, जो अभी भी चल रही है। और उसमें जो छोटे बैंक हैं, आज भी जो ताजे आंकड़े वो बताते हैं कि छोटे बैंकों ने बड़े बैंकों की तुलना में ज़्यादा बचतें आकर्षित की हैं। और अब यहाँ डिपॉजिट पर जब ब्याज दर बढ़ना शुरू हुई तो जेब में पैसे ही नहीं है, मतलब रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रहीं और अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। तो जब अब लोगों को बेटर रिटर्न चाहिए बैंकों में पैसा रखने के लिए, तब उनके पास कमाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो पैसे बैंकों से निकाल कर अपनी दैनिक उपभोग में खर्च कर लिया। और इसलिए बैंकों में जमा तो बढ़ रही, पर उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही। अगले साल के आंकड़े में हमें पता चलेगा।
बैंक बचतों का सबसे चौंकाने वाला पहलू यहाँ ये है, जो माइन्यूट लेवल पर समझना जरूरी, क्योंकि कस्बों और छोटे इलाकों में ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि सहकारी बैंकों में, कोऑपरेटिव बैंकों में डिपॉजिट्स बुरी तरह टूटे। ये दरवाजा ही बिल्कुल बंद हो रहा है। अगर आप पिछले एक साल की सुर्खियां देखें, अगर प्रमुख सुर्खियों से नीचे जाएं, तो कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत सारी क्राइसिस है। रिजर्व बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स को बंद करता है, उनके संचालनों पर रोक लगाता है। रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद ऑलमोस्ट सारे कोऑपरेटिव बैंक जगह जगह अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनके कामकाज में चुनौती आ रही। 2020 में यहाँ 58,000 करोड़ रुपए की बचत थी कोऑपरेटिव बैंक्स में, और 2022 का आंकड़ा देखिए आप, जो 2021 में 63,000 करोड़ रुपए हो गए, 2022 में केवल 2,000 करोड़ रुपए भारत के कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा है। यानी ये ऑलमोस्ट लगभग खत्म सी हो गई है कोऑपरेटिव बैंकों में रखी हुई बचत। 63,000 करोड़ से 2,000 करोड़। 2,000। और कोऑपरेटिव बैंकों में रखी हुई बचत कम टूटने का मतलब ये है कि ये बैंक उन किसानों को, उन ग्रामीण इलाकों को, उन छोटे अर्ध शहरी इलाकों को बचत की सुविधा दे रहे थे, जहां से अब बचतें खत्म हो रही हैं। इसी में बीमा की तस्वीर देखिए, इसी आंकड़े में, इसी तस्वीर में बीमा की तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। इसीलिए हमने कहा कि बचतों का ये नया अर्थशास्त्र है जो हमको महामारी ने दिया, और जिस अर्थशास्त्र को भारत के हर उस व्यक्ति के लिए समझना जरूरी है जो बचत करता है या बचत करना चाहता है। बीमा की तस्वीर पूरी तरह उलट गई। कोविड की मौतों के कारण लोगों में बीमा की ज़रूरत महसूस हुई, डर बढ़ा, खौफ बढ़ा, और ऐसे समय पर ही अभी IRDA ने कहा है कि वो सबके लिए बीमा 2047 तक सुलभ कराने की योजना लेकर आया है। बचतों में बीमा का हिस्सा 2020 में 15.5% था, जो 2022 में 17.8% हो गया। यानी लोगों ने अगर बैंकों से थोड़ा पैसा निकाला तो वो निकाल कर बीमा में डाला बचतों के तौर पर, इसलिए बीमा की डिमांड भी बढ़ी और बीमा की महंगाई भी बढ़ी। पिछले एक साल के दौरान बीमा की महंगाई भी बढ़ी। मनी 9 के सर्वे ने भी यहाँ पाया था आप याद करेंगे, और हम वो चार्ट यहाँ आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, को दिखेगा कि परिवारों की बचत में बीमा का हिस्सा 19% है, जो सोने से ज़्यादा है। यानी हम ये मानते रहें कि भारत में गोल्ड में लोग ज़्यादा फाइनेंशियल सेविंग का हिस्सा रखते हैं, पर हमारे सर्वे ने पाया कि 19% हिस्सा लोगों का बीमा में जाता है बचतों की दृष्टि से। अब सबसे छोटी और दिलचस्प रिपोर्ट जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट स्मॉल सेविंग स्कीम्स का है, जो इस आंकड़े में दिखता है। 2020 के मुकाबले 2022 में यहाँ रिटर्न में कमी आई, लेकिन वित्तीय बचतों में इसका हिस्सा 2% बढ़ा है। स्मॉल सेविंग स्कीम्स का आंकड़ा आप फिर देखें, रिटर्न तो गिरे हैं, लेकिन 8.9 से बढ़ के सीधे 13। हाँ, लेकिन 2% अगर आप माने तो 2021 के मुकाबले 8.9% से 13.3% हो गया। यानी ये इसमें PPF शामिल नहीं है, बाकी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं। यहाँ रिटर्न तो कम हुए, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसा इसलिए हुआ कि यही वो एक क्षेत्र था जो कम ब्याज दरों के बीच में भी थोड़ा चमक रहा था, और इसलिए बैंकों से जो बचतें निकली थोड़ी बहुत, या लोगों ने जो अतिरिक्त बचत जमा की, वो इसमें है। अब हम देखते हैं शेयर बाजारों में तेजी के संदर्भ में भारत की बचतों का दूसरा हिस्सा। शेयर बाजारों में तेजी का नतीजा है कि वित्तीय बचतों में म्यूचुअल फंड का हिस्सा बहुत तेजी से बढ़ा। 2002 में ये 2.6% था, 2022 में 6.3% हो गया, ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ा। इतना ही हमने मनी 9 के सर्वे में भी पाया था कि भारत में म्यूचुअल फंड में लगभग 6% के आसपास, 6 से 7% के आसपास निवेश होता है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो 2020 में 61,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड्स में लगे थे, 2021 में 64,000 करोड़ लगे, पर 2021 की तेजी ने और बैंकों से निकली हुई बचत ने बढ़ाकर इसे 1,60,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा दिया। ये बढ़ोतरी हमें सबसे महत्वपूर्ण दिखती। इसके मुकाबले इक्विटी में हमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता है। इक्विटी में निवेश लगभग 10,000 करोड़ बढ़ा है, तो म्यूचुअल फंड में इसमें, यानी ये इस बात का सबूत है कि SIP की क्रांति सफल रही है। सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान ने लोगों ने अपनी रुचि बढ़ाई है। अब बचत का जो ये पूरा प्रतिशत वाला आंकड़ा है ना शुभम, इसमें इसकी जो इससे अलग जो इसकी असली तस्वीर है, ये तो हमारी आपकी तस्वीर है, हमारी बचत करने वालों की तस्वीर है। इसकी जो दूसरी तस्वीर है उस पर सरकार को फिक्र होनी चाहिए। 2020 में कुल बचतें भारत में 24 लाख करोड़ रुपए थी इस आंकड़े में, जो 2022 में केवल 25.60 लाख करोड़ रुपए हो पाई हैं। यानी अगर महंगाई के आधार पर देखें तो ये बढ़ोतरी नगण्य है। डिपॉजिट तो घट गए हैं, 8.27 लाख करोड़ से 6.53 लाख करोड़ हो गए। जो बढ़ोतरी आपको दिखती है वो दिखती है बीमा के और
म्यूचुअल फंड के रास्ते से। म्यूचुअल फंड में रुझान बढ़ा है, लेकिन अधिकांश आबादी को इसकी समझ नहीं है, इसलिए वहाँ पर निवेश सीमित है। म्यूचुअल फंड आज भी टोटल बचतों में 1.60 लाख करोड़ का हिस्सा रखते हैं, जबकि हमने 2020 की तुलना में काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी म्यूचुअल फंड में देखी है। सोचिए 25-26 लाख करोड़ के बजट में अभी केवल 1.60 लाख करोड़ ही म्यूचुअल फंड में आता है। अगर थोड़ा पैसा 1-2% भी सर और ज़्यादा आ जाए तो ये क्रांति और कितनी बड़ी हो जाए। चलिए सर, ये बात हो गई बचत की, समझ आ गया कितना बचाते हैं, कहाँ बचाते हैं, समझ आ गया। लेकिन वही बात कि देनदारियां देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बचत कम है उससे ज़्यादा के कर्ज खड़े हैं सामने। देनदारियों की क्या स्थिति है? अब हम यहाँ परिवारों की बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा देखते हैं, बचते परिवारों की बैलेंस शीट का। अगर भारत में असंख्य परिवार, छोटी छोटी कंपनियां होते और शेयर बाजार में या कहीं सूचीबद्ध होते तो हम उनका हिसाब इसी तरह से बना रहे होते। और इस हिसाब से सरकार को बड़ा मतलब होना चाहिए, सरकार का वास्ता इस हिसाब से काफ़ी बड़ा होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि बचत का आईना दूसरी तरफ है। ये बचतों का आईना था जिसमें आपने अपना चेहरा देखा। इस चेहरे में बहुत कुछ बदला हुआ दिखता है, जो हम 2019-20 से सुनते चले आए थे भारत की बचतों के बारे में। बैंक नहीं, हम निष्कर्ष फिर लेते हैं, फिर उसके आगे आते हैं। बैंक नहीं, बैंक पहली पसंद नहीं बन पाए। बैंकों में जमा घट रही है, बैंक परेशान है। बीमा में बचत बढ़ रही है, पर बीमा का पेनिट्रेशन भारत में बहुत कम है क्योंकि अच्छे उत्पाद नहीं है। और म्यूचुअल फंड में पैसा गया है, लेकिन वो भारत की ओवरऑल बचतों में उसका हिस्सा अभी काफ़ी छोटा है। अब बचतों को अकेले देखना हमें थोड़ा भ्रमित करता है। बचतों को देनदारियों की रोशनी में हमेशा देखा जाता है, चाहे वो कंपनी हो या परिवार हो। आप कितना कर्ज आप पर है, कितनी देनदारी आप पर, और कितना बचा पाते हैं और कितना आप खर्च करते हैं, यही कुल जमा जीवन का और खर्च का हिसाब किताब है। परिवारों के वित्त का जो वित्तीय रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आता है, जो बैलेंस शीट आता है, उसमें जो देनदारियों का आंकड़ा मिलता है वो एक दूसरी तरीके की तस्वीर हमारे सामने लाता है। ताजे आंकड़े आरबीआई ने जो जारी किए फाइनेंशियल लायबिलिटी के, रिजर्व बैंक हमें फाइनेंशियल एसेट्स के आंकड़े देता है और फाइनेंशियल लायबिलिटी के आंकड़े देता है, परिवारों की, हर परिवार के आंकड़े देता है। ताजे आंकड़े ने हमें बताया कि एक तरफ बचतें गिरी, दूसरी तरफ परिवारों का समग्र कर्ज 21-22 में 6 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 63.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। 83.65 लाख करोड़ रुपए हो गया, 83.65 लाख करोड़ रुपए हो गया, अगर आप इस आंकड़े को देखें। अब इन लायबिलिटीज को जब आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि परिवारों की बैलेंस शीट टूट गई, बिखर गई। एक तरफ वो बैंकों में बचत नहीं कर पाए, महंगाई के कारण उनके ऊपर खर्च, जिंदगी जीने की लागत बढ़ने का दबाव बढ़ा, और दूसरी तरफ उन्होंने ज़्यादा कर्ज लिए, तो परिवारों की फाइनेंशियल लायबिलिटीज, देनदारियां बढ़ी। हालांकि जीडीपी के अनुपात में परिवारों पर कर्ज कम हुआ। ये बात सही है कि अगर आप ओवरऑल जीडीपी के अनुपात में देखें, जो जीडीपी बढ़ा तो परिवारों पर कर्ज उस अनुपात में कम हुआ। लेकिन कोविड के बाद लोगों को बड़े पैमाने पर कर्ज लेना पड़ा क्योंकि बचतें कम पड़ रही थी। मनी9 के सर्वे में हमने पाया कि भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज पर्सनल लोन थे। हाउसिंग लोन नहीं थे, एसेट्स क्रिएट करने वाले लोन नहीं थे, सुविधा बढ़ाने वाले भी लोन नहीं थे। सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा पर्सनल लोन्स का था। अब यहाँ जब इस रोशनी में आप देखें कि यहां से इसी रोशनी में आप भारत में खर्च के आंकड़े को देख सकते हैं। बचतें टूटना, कर्ज बढ़ना, और इसलिए भारत में जो कंजम्पशन स्पेंडिंग थी वो टूटकर 1.8% पर आ गई, जो कि इस चौथी तिमाही का आंकड़ा हमारे सामने दिखाई देता है। इसमें 1.8% की गिरावट आती, तो लोगों की जेब में पैसे नहीं थे और कर्ज बढ़ा हुआ था। अब यहां जब हम देनदारियों को शुभम देखें ना, तो इस तथ्य की रोशनी में ब्याज दरें बढ़ना हमें चिंतित करता है। तो एक तरफ तो लोगों की जेब में बचतों के लिए पैसे नहीं है और इसलिए बैंकों में पैसा नहीं रख पा रहे हैं, जबकि बैंक उनकी बचतों के लिए इस समय लालायित हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जो कर्ज हैं उन पर ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 6 महीने में कर्ज की मांग में 10 में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दी। इसमें काफ़ी बड़े रिटेल लोन थे। ये इस बात का भी संकेत है, रिजर्व बैंक भी बात मान रहा है कि लोग कंजम्पशन के लिए कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश रिटेल कर्ज है। और ये चीज़ आने वाले 6 महीनों में, 7 महीनों में इस महंगे कर्ज पर इन परिवारों पर कि अगर आय नहीं बढ़ी तो इनको कर्ज चुकाने में दिक्कत आएगी। और इसीलिए शायद रिजर्व बैंक ने बैंकों को सतर्कता के साथ कर्ज बांटने के लिए कहा है। चलिए, तो मोटी कहानी ये कि एक तरफ बचते नहीं जा रही बैंक में, बैंकों को चाहिए उसके बाद भी, दूसरी तरफ आपकी देनदारियां बढ़ रही हैं, और वो देनदारियां भी अच्छी वाली नहीं बढ़ रही हैं। मतलब वो कर्ज भी, होम लोन नहीं बढ़ रहे हैं, कार लोन नहीं बढ़ रहे हैं, सुविधा वाले नहीं बढ़ रहे हैं, सेवाओं वाले नहीं बढ़ रहे हैं, वो कर्ज बढ़ रहे हैं पर्सनल लोन, यानी कि आप कर्ज लेकर राशन ला रहे हैं, कर्ज लेकर बच्चों की फीस भर रहे हैं। ये कर्ज अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये बात हो गई आपकी बचत की और आपकी देनदारियों की। अब आगे बढ़ते हैं। सर, हमारी बचतों का क्या कोई रिश्ता देश की तरक्की से, रोजगार से, निवेश से, इनसे भी बनता है?
अब हम चलते हैं सरकार की बैलेंस शीट की तरफ, क्योंकि सरकार को आपकी बचतों में गिरावट की फिक्र आपसे ज़्यादा क्यों होनी चाहिए। अब हम यहाँ आते हैं। जो आंकड़े हमने बचत और खर्च के और कर्ज के आपके सामने संक्षेप में रखे, वो आंकड़े आपको बाजार में अपने आसपास जाकर महसूस हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास अतिरिक्त सरप्लस होता तो मकानों की बिक्री बढ़ी होती, सस्ते मकानों की बिक्री बढ़ी होती। लोगों के पास सरप्लस होता तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग बढ़ी होती। उनके पास अगर अतिरिक्त बचत होती, सरप्लस होता, तो शायद मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बिक रहे होते। पर वो आंकड़े हम लगातार अलग अलग तरह से आपके सामने लाते रहें कि वो ये सारी गिरावटें हमें बता रही कि खर्च नहीं बढ़ रहा है। हमारी बचत की फिक्र हमें और सरकार को दोनों को सबसे ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, इसका एक बहुत बेहद सामान्य सा फार्मूला है जिसे हमारे लिए जानना ज़रूरी है। और ये जानने के लिए हम फिर एक संदर्भ आपको देते हैं ताकि आप समझ सकें कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय निवेश की भयानक कमी से जूझ रही है। कंपनियां निवेश करने को तैयार नहीं है, सरकारें रियायतें दे देकर परेशान है, टैक्स भी कम कर रही हैं, लेकिन कंपनियों का कैपेक्स नहीं आ रहा, निवेश नहीं कर रही है। जो निवेश विदेश से भी आ रहा था वो भी रुक गया, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी है। और जो निवेश मौजूद था भारत में स्टार्टअप्स में, वो बाहर निकल कर बाहर जा रहा है। जिन्होंने निवेश कर रखा था वो अपने स्टॉक्स बेचकर बाहर निकल रहे हैं। तो कुल जमा भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में जो डिमांड साइड का मैनेजमेंट है, जहां कंपनियों को निवेश करना चाहिए और हमें आपको खर्च करना चाहिए, वो मशीन चरचराकर बंद होती दिखाई दे रही है। और इस संदर्भ में अगर आप समझें तो भारत की बचतों को देखना और ज़रूरी है। देश की बचत का सीधा रिश्ता उसके निवेश से होता है। OECD ने विकसित देशों के बाहर, जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनके बाहर, दुनिया के 62 देशों का एक अध्ययन किया था पिछले साल, और जिसने बताया था कि 1960 से 2011 के बीच जहां भी सेविंग्स रेट अर्थव्यवस्था में ऊंची थी, वहीं इन्वेस्टमेंट रेट भी काफ़ी ऊंची थी। जहां जहां बचत दर ऊंची है, जहां देश के लोग ज़्यादा बचा रहे हैं, वहां निवेश के लिए संसाधन ज़्यादा है, क्योंकि वहां निवेश के संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। कुछ और ताजे अध्ययन हमारे पास आए जिन्होंने जो ये बताते हैं कि विकास दर और बचत का सीधा रिश्ता होता है। जहां ग्रोथ तेज होती है वहां बचतें भी बढ़नी चाहिए, और इसी तरह निवेश अगर बढ़ता है तो उसके साथ बचतों में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उसमें कारपोरेट भी अपनी बचतें शामिल करते हैं। अच्छी घरेलू बचत दर, हम भारत अब इस समय न्यूनतम स्तर की बचत दरों के करीब खड़ा हुआ है। हाल फिलहाल के समय में फाइनेंशियल सेविंग दर अब GDP के अनुपात में देखें तो 11% से नीचे है। जिस देश में अच्छी बचतें होती हैं वो निवेशकों का भरोसा बढ़ाती हैं। ऐसा इसलिए बड़ा वजह है कि निवेशक ये मानते हैं कि देश के लोगों के पास इतना सरप्लस है अपनी कमाई के बाद कि वो सेव कर पा रहे हैं, और अगर वो सेव कर रहे हैं तो इसका मतलब उस अर्थव्यवस्था की बैकबोन मजबूत है। एक चीज। दूसरी चीज है कि वो सेविंग्स सरकारों को विदेशी निवेशकों की मोहताजी से रोकती हैं। ये बचतें इस बात के लिए रोकती हैं कि सरकारों के पास फंड्स अवेलेबल हैं लोगों की बचत से, जिससे वो निवेश कर सकती हैं। निवेश सरकारें खुद करें या उसके जरिए अपने देश के प्राइवेट सेक्टर को, कंपनियों को लोन दिलवाएं, वो एक अलग बात है। और इसीलिए विदेशी निवेशक ये मानते हैं कि जहां बचतें ऊंची हैं वहां उनकी पूंजी सुरक्षित है, वहां उसका खतरा कम है। भारत की सकल घरेलू बचत 2007-08 में 36% थी GDP के अनुपात में, 2022 में 28% पर आ गई। टोटल ग्रॉस, इसमें वित्तीय बचतें, सरकार की बचतें, कॉर्पोरेट की बचतें सारी शामिल हैं, इसमें हम केवल फाइनेंशियल सेविंग की बात नहीं कर रहे हैं। जबकि 2003 से 2008 के बीच भारत में GDP के अनुपात में जो निवेश 34% था, वो 2022 में घटकर 33% रह गया है। तो जिस अनुपात में भारत में GDP के अनुपात में बचतें गिरी, उसी अनुपात में GDP के अनुपात में निवेश में भी गिरावट आई है। अब चीन और पूर्वी एशिया की रोशनी में देखें तो चीन और पूर्वी एशिया के देशों के अगर चार्ट आप देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि उनकी बचत और उनकी GDP एक साथ बढ़ते रहे। 2017 में चीन की बचत दर GDP की 47% थी, और कोरिया की जो बचत दर GDP के अनुपात में वो 36% थी। अब जिस कमजोर बचत दर पे हम खड़े हुए हैं भारत में इस समय, उस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को 11-12% की ग्रोथ तक ले जाने के संसाधन जुटाने के लिए हमारे पास बाहर से कर्ज लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। पर इस बात को हम आगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। भारत को 2021-22 की जो नेगेटिव ग्रोथ है उसके बाद इस साल भारत की आर्थिक विकास दर में कोई बढ़ोतरी नहीं दिखाई देगी, 6.5% के आसपास होगी। जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई करके हम समतल जमीन पर आ जाएं तो बड़ी बात है। अगले एक दशक तक मंदी से उबरने के बाद भारत को लगभग 9% की आर्थिक विकास दर चाहिए। शुभ, हम इसे बिल्कुल एब्सोल्यूट नंबर्स में समझते हैं तो हमें समझ में आएगा। 9% की आर्थिक विकास दर चाहिए।
मैकेंजी का मानना है कि 2030 तक भारत को इस आर्थिक विकास दर के लिए 2.4 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। वो इन्वेस्टमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर करे या सरकार करे, इतनी पूंजी अर्थव्यवस्था में झोंकनी होगी, इस इंजन में इतना ईंधन डालना होगा, तब अगले एक दशक तक हर साल 9% की आर्थिक विकास दर आ पाएगी। अगले साल तो हम 6% से नीचे खिसकने वाले हैं। यानी जीडीपी के अनुपात में करीब 37 से 38% की का डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट लेवल हमें अचीव करना पड़ेगा, जो भी 33% है। यहां से 4 से 5% के आसपास का अतिरिक्त निवेश हमें जीडीपी के अनुपात में लाना पड़ेगा, तब ये 2.4 ट्रिलियन डॉलर आएंगे और इनसे भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। अब यहाँ जो सबसे बड़ा जोखिम हमारे सामने छिपा है वो है जो इस बचत के आंकड़े से हमें समझ में आता है। जीडीपी के अनुपात में जो बचत के आंकड़े का जो वास्तविक सच है वो इसके भीतर दिखाई देता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में ये काफ़ी चौंकाने वाली और चुनौतीपूर्ण बात है। किसी भी अर्थव्यवस्था में शुभम जो उसकी नेट सेविंग्स है उसकी गणना कर्ज को निकाल कर होती है, शुद्ध बचत पर होती है। पूरी अर्थव्यवस्था अगर एक मनुष्य हो या एक व्यक्ति या परिवार हो तो वो कितना कर्ज रखती है और कितना बचाती है, ये चाहे वो किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था हो या कंपनी की अर्थव्यवस्था हो या देश की अर्थव्यवस्था हो, पैमाने उसी तरह से लागू होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में काम की बचत वही है जो कर्ज निकाल कर शेष रहती है। यानी जितनी देनदारी सरकार के ऊपर है, जितनी देनदारी सरकार को विदेश की चुकानी है, जितना पैसा भारत के विदेशी बाजार में लगा हुआ है, जितना कर्ज कंपनियों ने ले रखा है, ये सारी देनदारियां निकालने के बाद जो नेट सेविंग्स बचती हैं, जो शुद्ध बचती हैं, वही बचत वास्तविक बचत है। और इसे सरकार के कुल घाटे के अनुपात में देखा जाता है कि सरकार का कुल घाटा क्यों है, क्योंकि यही बचत सरकारों के काम आती है। अब 2021-22 में आम लोगों की शुद्ध बचत, हाउस होल्ड परिवारों की बचत अगर आप देखें, हाउस होल्ड सेविंग्स को देखें, तो कर्ज निकालकर जीडीपी की 8.2% है, 8.2% है। यानी टोटल भारत के लोग कर्ज निकाल दें, जो हम आंकड़ा देख रहे हैं 10.8% का, इसमें से आप देनदारियां हटा दें तो शुद्ध बचत बचती है 8.2%, जबकि 2022-23 में भारत का समग्र राजकोषीय घाटा 10% है जीडीपी का। यानी और राजकोषीय घाटे सरकार के कुल कर्ज की जरूरत का पैमाना भी है। यानी देश के परिवार जितना बचा रहे हैं, देश के परिवार जीडीपी के अनुपात में 8 रुपया बचा रहे हैं और सरकार जीडीपी के अनुपात में 10 रुपये का कर्ज लिए हुए बैठी हुई है। तो अब देश के परिवार जितना बचा रहे हैं, अगर सरकार का कर्ज, केवल सरकार का कर्ज उससे ज़्यादा है, तो सरकारों को विदेश से पैसे लेने पड़ेंगे, विदेश से पूंजी लानी पड़ेगी, विदेश से कर्ज लेना पड़ेगा। और इसीलिए भारत में विदेशी निवेश जीडीपी का 2.4% है। इसे मिलाने के बाद जितना पैसा बचता है विदेश से आने वाली पूंजी, और इसे मिलाने के बाद जितना पैसा बचता है वो सरकार के कर्ज भर की जरूरत के लिए पर्याप्त है। उद्योगों को, सरकारी कंपनियों को, निवेशकों को, बाकी सबको कर्ज देने के लिए या तो नोट छापे जाएंगे जो महंगाई बढ़ाएंगे, या फिर विदेश से पैसा लाना पड़ेगा। और ये बात हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए किसी भी देश की बचत दर निवेश की दर से ज़्यादा होनी चाहिए। किसी भी देश को इतना बचाना, जितना वो इन्वेस्ट कर रहा है उससे ज़्यादा उसे बचत करना चाहिए। क्यों कि कंपनियां डूबती हैं, बचतें डूबती हैं, हमने बैंकों को भी डूबते हुए देखा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारों के लिए सबसे बड़ा जोखिम इस समय ये कि भारत के परिवार उतना बचा ही नहीं रहे जितना कर्ज सरकारें ले रही हैं। भारत के परिवारों के पास उतनी बचत ही नहीं जितने कर्ज की जरूरत खुद सरकार को है। बाकी अर्थव्यवस्था को जो कर्ज की जरूरत है उससे अलग है। सर, अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि बचतों के बिना काम चलना नहीं है। अगर आपको निवेश चाहिए तो बचतें बढ़ानी है। बजट सामने है सर, सीधा सवाल ये कि बजटों में क्या कुछ सरकार ऐसा कर सकती है कि हमारी बचत की जो आदत है उसको प्रोत्साहन मिले, ज़्यादा बचत हम लोग करने लगें? सरकारें, हमने पिछले 5-6 सालों में सरकारों को बल्कि 7-8 साल अगर आप मान लें, तो सरकारों ने बचतों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि बचतें हमेशा इतिहास से सरकार की छाया में ही पनपती हैं। और यहाँ में एक छोटा सा पीछे ले जाकर के इतिहास का किस्सा हमारे ले जाना जरूरी। और सरकारों को क्यों इस बात का फ़र्क पड़ता है, सरकारें क्यों हमारी बचतों का इस्तेमाल करती हैं और हमारी बचतें बढ़ें, इसकी जिम्मेदारी उनकी क्यों है, हमें फिनेंशियल सेविंग्स की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाकर देखना चाहिए। भारत में सरकार की छाया में बचतों का तौर तरीका अंग्रेज लेकर आए थे। उनके लिए भी बचतें कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं थी। अंग्रेज भी बहुत लंबे समय से फिनेंशियल सेविंग्स नहीं करते थे। 17वीं सेंचुरी की बात है, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, खेती बदली, लेकिन उसके बाद भी गरीबी कम नहीं हुई, गरीबी बढ़ती चली गई।
हुआ ये कि बाजार में पान शॉप्स खुल गई, जिनको पान शॉप्स कहा जाता था, छोटी छोटी बचत की दुकानें खुल गई, महाजन बैठ गए, वो महाजन पैसा लेते थे और दूसरे को कर्ज देते थे और उस बचतों को सिक्योरिटी करते थे। इन्हीं की छाया में दुनिया में पहली बार सेविंग्स बैंक बनना शुरू हुए, बचत बैंक बनना शुरू हुए जो प्राइवेट सेक्टर्स के थे। सबसे पहली शुरुआत हुई जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, जिनको स्पार्क्सेन कहा जाता था। स्पार्क्सेन दुनिया के पहले सेविंग बैंक्स थे जो लोगों से बचतें जुटाते थे और उन पर एक रिटर्न देते थे। लोकल गवर्नमेंट अपनी गारंटी उसके साथ लगाती थी, स्थानीय सरकारें ही लगाती थी, राष्ट्रीय सरकारें नहीं लगाती थी। उस गारंटी के साथ स्पार्क्सेन में पैसा लोगों की बचतें जमा की जाती थी। अब यूरोप में जब सेविंग्स बैंक्स काफ़ी हो गए तो सरकारों को इसके लिए कानून लाना पड़ा और फिर उसके बाद 18वीं और 19वीं सदी में कई सारे देशों में सेविंग्स बैंक्स के एक्ट लाए गए, सेविंग बैंक्स एक्ट बनाए गए, कानून बनाए गए, जिनके जरिए इन बैंक्स को नेशनलाइज, रेगुलराइज किया गया और इन्हें कामकाज का एक तौर तरीका दिया गया। यही बिल्कुल वो वक्त था जब भारत में 1873 में, लगभग जिस समय सेविंग्स की क्रांति या सेविंग्स की शुरुआत, बचतों की शुरुआत यूरोप में हो रही थी, 1873 में भारत में सरकारी सेविंग्स बैंक एक्ट बना। अंग्रेजों के ज़माने में भारत में सरकार ने सेविंग्स बैंक एक्ट बनाया और कोलकाता में पहली बार पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स बनाया गया। तब भारत में बचतें पोस्ट ऑफिस में होती थी और आज भी होती हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक बनाया गया। ब्रिटेन की सरकार ने अपने यूरोप के प्रयोगों को ध्यान में रखकर भारत में नेशनल सेविंग सेंट्रल ब्यूरो बनाया। भारत में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नेशनल सेविंग सेंट्रल ब्यूरो बनाया गया। इससे लोगों को बचतों के प्रोत्साहन दिए जाते थे। आज़ादी के बाद सबसे पहला काम जो सरकार ने बड़े वित्तीय फैसलों के तौर पर किया, शुभम, वो 1948 में नेशनल सेविंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना था। इसने भारत में बचतों का अभियान शुरू किया। और आप पुराने जो किस्से बताते हैं लोग कि शुरुआत के 10-12 सालों में बचत बढ़ाने को लेकर बहुत सारे अभियान, कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहीं से छोटी बचत स्कीमों का दौर शुरू होता है। ये जो NSC या जो किसान विकास पत्र या इंदिरा विकास पत्र, ये सब इस ऑर्गेनाइजेशन से निकले हुए हैं। और तब सरकारों ने सामान्य बाजार से अलग ऊंची ब्याज दर तय की इन छोटी बचतों के लिए, क्योंकि सरकारें चाहती थी कि लोग बचत करें और वो बचतें सरकार के पास तक खर्च के लिए आएँ। क्योंकि उस समय तक सरकारों को ये बात पता चल गई थी कि लोग अगर बचाएंगे तभी देश का काम चलेगा। लोगों का काम तो चलना जरूरी है, देश का काम तभी चलेगा जब लोग बचाएंगे। और अब हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में बचतों को बढ़ाने के प्रोत्साहन खत्म हो चुके हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि बचतें हमेशा प्रोत्साहन से बढ़ती हैं। जब तक बचतों में सरकारों की तरफ से कोई रियायत, कोई प्रोत्साहन नहीं होते, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से बचत नहीं कर पाते हैं। बाजार से पहले इनकम टैक्स की रियायतें ख़त्म हुई, बचतों पर सीमित होती चली गई। पिछले 1 दशक में हमने सारे इंसेंटिव्स जो सेविंग्स के लिए दिए जाते थे वो ख़त्म कर दिए गए। ATC की स्थिति आप देख लीजिए, जो बचतों को प्रोत्साहन का इकलौता विंडो है भारत के इनकम टैक्स में, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। बहुत लंबा समय बीत गया, सरकारें सोचती ही नहीं कि लोगों को बचतों के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। इसके बाद ब्याज दर घटती चली गई बचतों के ऊपर, और जो बचतें थी बैंकों में उन पर भी सरकार टैक्स लगाने लगी, उन पर भी टैक्स वसूलने लगी। तो आप जो सेव कर रहे थे जिस भी माध्यम से, चाहे आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, वहाँ ह्यूज टैक्सेशन हुआ। अगर बैंकों में आपकी बचत एक सीमा से अधिक थी तो उस पर भी टैक्सेशन होने लगा। सरकारों ने बचतों को अधिकांश टैक्स जुटाने का जरिया बना दिया, जबकि उसके बदले बचत बढ़ाने की कोई भी रियायतें पिछले सालों में नहीं आई। और इस मामले में बहुत सारे अध्ययन सरकार के पास उपलब्ध हैं जो बताते हैं कि जब जब सरकारों ने बचतों को प्रोत्साहन दिया है, बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि उसमें रियायत मिली है। अगर वित्त मंत्री इस हकीकत से गाफिल नहीं है, वो नहीं होंगी, हमसे ज़्यादा जानकारियाँ वित्त मंत्री और सरकार के पास है, तो उन्हें इस बजट में छोटी बचतों पर बड़े प्रोत्साहन घोषित करने चाहिए। और ये ऐसा करके वो देश पर कृपा नहीं कर रही होंगी, ऐसा करते हुए वो भारत के लोगों पर कृपा नहीं करेंगी, वो स्वयं के ऊपर कृपा कर रही होंगी। सरकार अपने ऊपर कृपा कर रही होगी अगर वो बचतों को प्रोत्साहन दे रही हो गई, क्योंकि ये सारे संसाधन, हम वो चार्ट वापस आपको लेकर आते हैं दिखाने के लिए जो हमने शुरुआत में दिखाया था यहाँ पे, कि कैसे भारत की 50% बचतें सरकारों के काम आती। सरकार बचत का प्रोत्साहन देकर हमारे ऊपर कृपा नहीं करती। हमारी 51% बचतें सरकारों के पास 53% बचते जाती हैं। 70% बीमा सरकार के काम आता है, 55% म्यूचुअल फंड है, PPF सरकार के पास आता है, सब कुछ सरकार के पास जाता है। तो इन्हें अगर प्रोत्साहित करेंगे तो संसाधन सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए मिलेंगे। वो खर्च जो सरकारें, जिन पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, उन खर्चों के लिए होते हैं। पूंजी बाजार में निवेश पर
कम से कम आम लोगों को टैक्स में रियायतें मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ वो बढ़ता हुआ दौर है, जिससे कि ये चार्ट आपको बताता है कि अगर सरकारों के पास से बचतें निकलेंगी तो भारत के पूंजी बाजार में और ज़्यादा गहराई आएगी और ज़्यादा विस्तार आएगा, और बैंक जमा में टैक्स पर रियायत मिलनी चाहिए। ये 3 शुरुआती चीज़ें। और एक और महत्वपूर्ण बात जिसका प्रयोग बजट में होना चाहिए, भारत में महंगाई को हराने वाले बजट की ज़्यादा विकल्प नहीं है। भारत की पूरी बैंकिंग प्रणाली में इन्फ्लेशन को टारगेट करने वाले विकल्प बहुत कम हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि थोड़ा सा सरकारी बॉन्ड्स में जो निवेश खुला वो महंगाई को हरा रहा है। आमतौर पर भारत में हमेशा बचतों पर रिटर्न महंगाई से कम ही रहा है। यानी आमतौर पर आप जो बचतों के जिन अधिकांश विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं बैंकों में जाकर, बीमा में तो खैर बचत का कोई बेटर रिटर्न होता नहीं है, लेकिन बैंकों में जहां पैसा रखते हैं वहां आपको नुकसान ही होता है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा होती है, आप निगेटिव रिटर्न में रहते हैं, ज़िंदगी जीने की लागत ज़्यादा बढ़ती है और आपकी बचत पर रिटर्न उससे कम घटता है। तो सरकार को अब एंटी इन्फ्लेशन बॉन्ड लाना ज़रूरी हो गया है। भारत में कुछ ऐसे बॉन्ड्स लाए जाने चाहिए आम लोगों के लिए जो महंगाई में बढ़ोतरी के हिसाब से कम एक सुनिश्चित रिटर्न बढ़ाते चले जाएं। अब हम यहाँ से मनी 9 के सर्वे की तरफ फिर वापस लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत किया था। भारत में 50% परिवार अपनी कमाई का 10% भी नहीं बचा पाते। उनकी कमाई का जो भी स्तर हो 10% बचत नहीं कर पाते। भारत के 50% परिवार, यानी अधिकांश भारत के पास उसकी ज़रूरत के मुताबिक बचत नहीं है। और भारत की सरकार के पास भी अपने खर्च और अपने घाटे को पूरा करने के लिए पर्याप्त बचत नहीं है। 10% का फिस्कल डेफिसिट है और 8.2% की नेट फाइनेंशियल सेविंग है। इन परिवारों को बचत के लिए सरकार का सहारा चाहिए, जिसके लिए सही किस्म के प्रोत्साहन और उत्पाद चाहिए, और जबकि इन लोगों की बचत का सहारा सरकार को चाहिए। इन लोगों की बचतें ही सरकार को इस संकट में, जबकि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल भारत की अर्थव्यवस्था गिरावट में रहेगी, टैक्सेस में कमी आएगी, इन लोगों की बचतों का सहारा मिलेगा। यानी कि अगर सब बचाएंगे तभी सब बचेंगे। अगर सब बचाएंगे तभी सबकी बचत होगी। तो ये इकोनॉमिक सुन के तो लग रहा है कुछ इसमें कठिन तो है नहीं भाई। सरकार प्रोत्साहन दे, हम बचाएं, हमारी बचतों सरकार पे पहुंचे, और सरकार को निवेश रोजगार जो चाहिए सरकार उससे लाए। फिर देर किस बात की, देखना ये होगा कि बजट में बचत पर कितना दारोमदार होता है, कितना फोकस होता है, कितना उसको सरकार सहारा देती है। सर अब बारी सवाल जवाब की। पहला सवाल प्रियांक जी का, वो ये कह रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि चीन अपने शहरों का प्रबंधन कैसे करता है। चीन के शहरों का प्रबंधन भी वैसा ही है। चीन के शहर भी भारत दुनिया की किसी अच्छी शहरों की सूची में नहीं आते हैं। चीन के कुछ बड़े शहर प्रत्यक्ष रूप से जब आप उनमें जाएं, ग्वांगजू, बीजिंग, शंघाई, जो चीन का फेस हैं या चीन का फसाड है, वो बेहतर प्रबंधन वाले शहर दिखाई देते हैं। वहाँ पर आपको आधुनिकता दिखती है। लेकिन व्यापक चीन काफ़ी बड़ा है और चीन के बाकी शहरों की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी स्थिति बाकी तीसरी दुनिया के शहरों की है। सर दूसरा सवाल वेद जी का है, वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज़्यादा असर कृषि और रोजगार क्षेत्र पर पड़ेगा। क्या हमारी सरकारें इसके प्रभाव सीमित करने के लिए तैयार हैं? विश्व बैंक की रिपोर्ट से 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें। सरकारों ने अभी जलवायु परिवर्तन के कृषि पर असर को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ी पहल नहीं दिखाई दी है। लेकिन आप 2 महत्वपूर्ण फैक्टर देखें जिसको कि हम बाजार और इकोनॉमी की दृष्टि से समझ सकते हैं। भारत में मानसून की अस्थिरता ने भारत को प्रतिवर्ष बड़ा नुकसान करना शुरू किया है। इंश्योरेंस की दृष्टि से भी, कामकाज की दृष्टि से भी, कृषि की अर्थव्यवस्था में प्रभाव की दृष्टि से भी, और पूरी वित्तीय अर्थव्यवस्था के तौर पर भी। सरकार को मौसमी बदलावों के हिसाब से अर्थव्यवस्था पर होने वाले असर के आकलन के लिए कुछ नए तरीके के प्रयोग करने पड़ेंगे। इस साल जिस तरीके की फ्लड्स हमने देखी, जिन फ्लड्स में हमने ह्यूज लॉसेस देखे, और वो इस रोशनी में जानना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बचतों पर बात कर रहे हैं कि भारत में जनरल इंश्योरेंस का कोई कल्चर ही नहीं, कोई संस्कृति नहीं। भारत में बीमा उपलब्ध है, सस्ता बीमा उपलब्ध है अपनी संपत्ति के लिए, लेकिन लोग अपनी संपत्तियां बीमा नहीं कराते। कृषि बीमा की ये हालत है कि सरकार को फिर स्कीम बदलनी पड़ रही है, नए सिरे से नई स्कीम बनानी पड़ रही है। तो ये नुकसान तो आप नहीं रोक सकते, मौसम के बदलाव तो आप नहीं थाम सकते, तूफान, आंधी, बाढ़, भूकंप, इन्हें तो नहीं रोक सकते, पर इसके लिए एक विराट इंश्योरेंस इंडस्ट्री खड़ी होती है जो इन नुकसानों की भरपाई करने के लिए आपको सहायता देती है। फिर वही स्थिति है भारत के इस बाजार में। कार का बीमा आसानी से मिल जाता है, फसल का बीमा नहीं मिलता आसानी से। मकान का बीमा कराने के लिए लोग तैयार नहीं होते, जबकि वो उपलब्ध होता है। तो अब इन लॉसेस को रोकने के लिए भारत में एक रोबस्ट जनरल इंश्योरेंस ढांचे की ज़रूरत है, जिस पर शायद सरकार विचार करे। चलिए
हो गए आपके सवाल जवाब। अब बात इनकम की, आपकी इनकम की, मेरी इनकम की। सर इनकम के सेगमेंट में क्या खास है? इस बार मनी लाइन के ऊपर आप हमारा शो चैन की सांस जरूर देखिए, इसे प्रियंका संभव लेकर आती हैं और आपको बताएंगे इस बात का मर्म कि आखिर भारत के बैंक 5 लाख रुपए की एफडी पर टैक्स की रियायत क्यों मांग रहे हैं। और यही बात वास्तविक रूप से हमने आज के इकोनॉमिकम में इसका विश्लेषण करने की कोशिश की है कि बैंक जो आमतौर पर बचतों को लेकर बेफिक्र रहते हैं, उन्हें सरकार भी पूंजी नहीं दे रही है और वो चाह रहे हैं कि सरकार टैक्स पर में रियायत दे। यहाँ से लेकर बचत तक, बजट आने तक हम अपने सारे महत्वपूर्ण शो मनी लाइन पर जो आपको उपलब्ध हैं, उनमें बचत से जुड़े हुए, निवेश से जुड़े हुए जो बड़ी चुनौतियां जो आमतौर पर बड़ी चर्चाओं में नहीं आती हैं, उन्हें सामने लाकर आप उनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ एक खास चीज़ और, मनी लाइन के ऐप के ऊपर अगले सप्ताह से हम पर्सनल फाइनेंस का एक खास बुलेटिन लेकर आ रहे हैं और ये बुलेटिन प्रतिदिन आपको उपलब्ध होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन खबरों पर केंद्रित होगा जो आपकी जेब और आपकी वित्तीय ज़रूरतों से जुड़ी हुई हैं। इसके बारे में हमारी टीम ने मना किया है ज़्यादा कुछ बताने के लिए, तो मनी लाइन का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो तत्काल डाउनलोड कर लीजिए और नहीं तो तैयार हो जाइए पर्सनल फाइनेंस की खबरों से रोज़ अपने आप को अपडेट रखने के लिए एक विशेष न्यूज बुलेटिन के जरिए। चलिए, तो ये बड़ा खास बुलेटिन बड़े खास समय में आ रहा है, बजट से ठीक पहले आ रहा है और आपको इस समय ज़्यादा ज़रूरत है इस तरीके की खबरों को जानने समझने की जो सीधे आपकी जेब पर असर डालें। सर किस्सों के सिक्के में क्या किस्सा है इस बार? किस्सों के सिक्के में ये हफ्ता बाकी तमाम चीज़ों के बीच में भी एक और बड़ी चीज़ के लिए ये हफ्ता काफ़ी चर्चित रहा था, वो था नोबेल अवार्ड्स। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का आयोजन हुआ। इस बार हम आपको नोबेल की कहानी बताएंगे तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है, नोबेल की कहानी तुमको पता है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आपको पता होगा, लेकिन एक दूसरे नोबेल और थे, उन नोबेल की हम कहानी बताएंगे और वो नोबेल की कहानी आपको रूस के पुतिन से मिलवाएगी। पुतिन से कैसे मिलवाएगी? भारत ने रूस के साथ खड़े होने का फैसला किया है उस फैसले पर जिसमें कि G7 देशों ने रूस पर तेल की कैपिंग लगा दी है, यानी रूस $60 से ऊपर तेल नहीं बेच पाएगा। तो पुतिन फिर भारत और चीन जैसे देशों को अपना तेल बेचेंगे कैसे? वो जिन जहाज़ों के जरिए तेल बेचेंगे वो डार्क फ्लीट होंगे, वो एक किस्म के अवैध जहाज़ होंगे जो बाज़ार में, जो समुद्र में चलते हैं। और यहाँ से हम आपको मिलवाएंगे एक दूसरे नोबेल से जो अल्फ्रेड नोबेल के भाई थे और जिन्होंने दुनिया को पहला शिपिंग टैंकर दिया। तेल के इतिहास की ऐसी अद्भुत कहानी जिसके बड़े दिलचस्प ढंग से तार भारत से जुड़ते हैं। भारत के एक बड़े महान व्यक्ति के नाम पर दुनिया में तेल के पहले शुरुआती शिप बनाए गए थे, उसमें एक शिप का नाम, टैंकर का नाम भारत के एक महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया था। इस बार के किस्सों के सिक्के में दूसरे नोबेल की कहानी। चलिए, तो इस बार का किस्सों का सिक्का भी आपको रूस से मिलवाएगा, पुतिन से मिलवाएगा, लेकिन किसी नए रास्ते से मिलवाएगा। सर चलते चलते एक खास वेब सीरीज और बता दीजिए जो इस हफ्ते देखी जाए। इस बार की वेब सीरीज अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो नेटफ्लिक्स पर एक अनोखी सीरीज़ आई। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा पर आप ज़रूर देखें। इसका नाम है एंशिएंट एपोक्लिप्स। एक पत्रकार हैं ग्राहम हैनकॉक। इन्होंने पूरी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर उन सभ्यताओं की खोज शुरू की है जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट विश्वास करने को भी तैयार नहीं होते थे। ये नहीं मानते थे, उनका मानना था कि दुनिया में सभ्यताएं आइस एज खत्म होने के बाद, आइस एज मतलब करीब 24 लाख साल पहले की बात है, आइस एज खत्म होने के बाद दुनिया में सभ्यताएं शुरू हुई। पर हैनकॉक ने इंडोनेशिया से लेकर मैक्सिको तक घूमते हुए ये पाया कि आइस एज की शुरुआत से पहले दुनिया में बड़ी सभ्यताएं मौजूद थीं और उनके गहरे प्रमाण छिपे हुए हैं। आज भी जबकि दुनिया इतनी बदल चुकी है, दुनिया में इतना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, फिर भी हैनकॉक दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को अपनी खोज से चुनौती दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दुनिया में एक बड़ी प्रलय हुई थी आइस एज से पहले और ये विराट सभ्यताएं कैसे ख़त्म हुई थी। बेहद दिलचस्प सीरीज़ है, इसे देखें और आपको पता चलेगा कि आर्कियोलॉजी में नई तकनीकों के साथ कैसी नई चीज़ें हमें अपने बारे में, मानव सभ्यता के बारे में पता चल रही हैं। चलिए, तो वेब सीरीज़ भी आपको पता चल गई। इस इकोनॉमिकम में इतना ही। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सवाल सुझाव और भेजिए हमको। बने रहिए मनी लाइन के साथ क्योंकि बहुत सारे शोज कर रहे हैं आपका इंतजार। नमस्कार।